आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है कि क्या पाकिस्तान बात से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ जंग से मानेगा। जी हां, पाकिस्तान दरअसल दुनिया के माथे पर दहशत का नासूर बन चुका है और यह नासूर धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल रहा है। पाकिस्तान कभी भी अपनी हरकतों से सुधरने वाला दिखाई नहीं देता। वो लगातार हिंदुस्तान के खिलाफ अपनी नापाक हरकत को उगलता रहता है, अपनी नफरत को उगलता रहता है। और एक बार फिर जम्मू कश्मीर में सीजफायर की खिलाफ वर्जी किया है उसने, और फिर पाकिस्तान की गोलाबारी में 4 जवान शहीद हो गए। यानी कि अगर सिर्फ 2018 इसी साल की बात करें तो अब तक 11 जवान हिंदुस्तान के शहीद हो चुके हैं। आखिर कब तक हिंदुस्तान खामोश बैठेगा? आखिर कब तक हिंदुस्तान सब्र करता रहेगा? आखिर कब हिंदुस्तान पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाएगा? क्या पाकिस्तान सिर्फ जंग से मानेगा? क्योंकि पाकिस्तान बातचीत के जुबान समझता दिखाई नहीं दे रहा है। इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज का मुद्दा। जी हां, यह तकलीफ उस तकलीफ की है, उस तफसील की है जिसमें पाकिस्तान के जुल्म की कहानी नजर आती है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान की नापाक गोलीबारी में 4 जवान एक बार फिर से शहीद हो गए हैं और मुल्क इसको लेकर के एक बार फिर से गुस्से में है। कई सवाल पाकिस्तान के ऊपर उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अब जंग से ही मानेगा। एक खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत। उससे सींचा है उन परवानों ने, यूं ही नहीं ये वादियां जन्नत कहलाती हैं। आज भी खड़ी है रूह आशिक इन सरहदों पे, आजमाना है किसी को अपना जोर तो आए। ये तस्वीरें हिंदुस्तान के उन जाबाजों की हैं जिन्होंने मादरे वतन के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, निचोड़ दिया अपने लहू का एक एक कतरा हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए। ठहर गई हवा, रो पड़ा आसमान, भारत के वीर जवानों का तिरंगे में लिपटा मादरे हिंद पर टपका लहू कहता है तुम्हारी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी, तुम्हारे खून के हर कतरे का हिसाब लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी के भिम्बर गली सेक्टर में पाकिस्तान की गोलीबारी में हिंदुस्तान के 4 सपूत शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के सामा के हवलदार रोशन लाल, ग्वालियर के राइफलमैन राम अवतार, हरियाणा के कैप्टन कपिल कुंडू और जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के राइफलमैन शंभू सिंह हिंदुस्तान की हिफाजत करते हुए शहीद हो गए। 4 जवानों की शहादत से पूरा मुल्क गुस्से में है। आंखों में आंसू लिए शहीद कपिल की बहन कहती है पाकिस्तान को जवाब दो, कब तक हिंद की बेटियां रोती रहेंगी। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए दीदी, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे तेरी लंबी जिंदगी चाहिए। बोला नहीं दीदी, मेरी तो जिंदगी बड़ी होगी, लंबी नहीं होगी। कार्रवाई करेंगे, वो दोबारा कार्रवाई करेंगे, मेरे भाई और बहनें रोएंगी। क्या करेंगे, कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी। तो हिंदुस्तान के खिलाफ नापाक हरकत करने वाला पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा और लगातार सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान ने इस साल सिर्फ जनवरी में ही 130 से ज्यादा बार सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान ने सारी नापाक हरकतों को तोड़ते हुए एंटी टैंक मिसाइल से हिंदुस्तानी पोस्ट पर हमला किया है, जिसे हिंदुस्तान ने बुज़दिल बताया है और पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कही है। सर सीज शहीद जवान हुए हैं, कैप्टन मारा गया है सर, पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा, क्या करोगे सर? मैं समझता हूं भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम पर हम समस्त भारतवासियों को पूरा यकीन है। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत से पूरे मुल्क में गुस्सा है। शिवसेना सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कह रही है कि आखिर हम कब तक सब्र करते रहेंगे। तो मुल्क पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग कर रहा है कि पाकिस्तान कश्मीर में अशांतता फैलाना चाहती है। अगर पाकिस्तान हमारे जमीन पर अशांतता फैलाना चाहती है तो सरकार से मेरा सवाल है, आप शांत क्यों है फिर?
पाकिस्तान अशांति रखना चाहती है तो आप शांत क्यों है? पाकिस्तान इस माफी की हरकत रोज करता है। उसकी कोशिश है घुसपैठियों को दाखिल करने के लिए, उसमें तो विफल होता है। हिंदुस्तान की फौज का या बीएसएफ का सामना नहीं कर सकता, हमारे सिविलियंस को टारगेट करता है, जबकि हम किसी भी हालत में उसके सिविलियंस को टारगेट नहीं करते। ये साफ तौर पे नजर आता है कि पाकिस्तान एक कॉवर्ड है और ये उसकी कॉवर्डिस का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसके लिए हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया को उसको कंडेम करना चाहिए और जो हमारी रिटेलिएशन होगी उसको ऐसी सजा दी जाए आहिस्ते आहिस्ते 10 गुना 20 गुना ज्यादा, ताकि वो ऐसी हरकतों से बाज आए। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर जुल्म का काला धब्बा है। पाकिस्तान दुनिया के माथे पर लिखी जुल्म की कहानी है। पाकिस्तान रूहे जमीन पर एक मुल्क नहीं, दहशत का अड्डा है, जिसकी जमीन पर अनाज नहीं बारूद उगता है। अब वक्त आ गया है पाकिस्तान को सबक सिखाने का, पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने का, क्योंकि पाकिस्तान बातचीत की जबान नहीं समझता। क्या पाकिस्तान अब जंग से मानेगा? मुजम्मिल अय्यूब, जी मीडिया। अफसोस होता है, दर्द होता है, और सिर्फ दर्द मुझे या आपको नहीं, शायद मुल्क के हर शहरी को होता है जब तिरंगे में लिपटा हुआ कोई जवान अपने घर वापस लौटता है। जी हां, फख्र की बात तो है कि एक जवान मुल्क की हिफाजत करते करते अपनी जान को कुर्बान कर जाता है, लेकिन जब उसके पीछे की वजह कोई नापाक हरकत हो तो अफसोस ज्यादा होता है, गुस्सा भी बहुत आता है। लेकिन क्या मुल्क की जो हुकूमतें हैं वो इसको लेकर के पुरअज़्म पुरअहद या फिर कुछ इस तरह से नजर आती हैं कि वो जमीनी सतह पर इसका माकूल जवाब देते हुए दिखाई देती हैं? हम अगर कुछ सालों की बात करें तो लगातार सीज फायर की जो खिलाफ वर्जी है वो बढ़ रही है, और 2017 में यानी कि बीते साल तो ये रिकॉर्ड सतह पर नजर आई। लेकिन हमारे मुल्क की मरकजी हुकूमत हो, रियासती हुकूमत हो, उसकी तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए, ये सवाल बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल जुड़ गया। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त 4 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ बीजेपी के तर्जुमान हैं अशोक गोयल साहब, इसके अलावा हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट यानी कि माहिर दिफा हैं हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल तेज टिक्कू साहब, वहीं हमारे साथ सीनियर सहाफी सीनियर जर्नलिस्ट राकेश कपूर साहब हैं, और हमारे साथ श्रीनगर से हमारे स्टूडियो से जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट इनामुन नबी साहब, और कुछ ही देर में हमारे साथ सीपीआई के तर्जुमान अमीर हैदर जैदी साहब भी स्टूडियो से जुड़ेंगे, उन्हें भी हम बातचीत में शामिल करेंगे। आप सभी मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत इस्तकबाल है बातचीत में। और अशोक गोयल साहब, मैं आपसे ही बातचीत की शुरुआत करना चाह रहा हूं, लेकिन देखिए हम कुछ ना फैक्ट्स अभी ग्राफिक्स के जरिए रखेंगे। अभी लगातार तमाम जो जानकारियां हैं वो हम अपने नाज़रीन के लिए रखेंगे, लेकिन मैं उसे पढ़ करके आपको सुनाना चाहता हूं। 2014 में 3 जवान शहीद हुए। शहरियों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं जोड़ देता हूं, 15 शहरियों के साथ साथ 3 जवान शहीद हुए। 2015 में 10 जवान शहीद हुए। 2016 में 13 जवान शहीद हुए। 17 में 18 जवान शहीद हुए। लेकिन वो तो छोड़िए, 2018 का भी 1 महीना बीता है, 11 जवान अब तक शहीद हो चुके हैं। आप अंदाजा लगाइए, अगर मैं 13, 26 मतलब अभी 40 की अगर हम बात करें, 40-50 जवानों की हमारी शहादत हो चुकी है कुछ ही सालों में। कितने सर वापस आए सर, कितने सर वापस आए? आज शायद सिर्फ ये मेरा सवाल नहीं है, मुल्क के हर शहरी का सवाल है। उसका जवाब उसी संजीदगी से दीजिएगा। देखिए खालिद जी, जिस तरह से पाकिस्तान अगर आज आप देखें तो एक फेल्ड स्टेट है, एक आतंकवादी देश है, और पिछले 3.5 वर्षों में जिस तरह से भारत सरकार ने और भारत की सेना ने काम किया है, ये पाकिस्तान की बौखलाहट है। आप देखिए वहां पर आईएसआई, आर्मी और गवर्नमेंट तीनों बिल्कुल कंफ्यूजन की स्थिति में हैं। और आज जब ये इन्होंने परसों ये कायराना हरकत की जिसमें हमारे 4 सेना के जवान शहीद हो गए, मैं उनकी शहादत को सलाम करता हूं। और मैं कपिल कुंडू जी जो कि हमारे अधिकारी थे, मैं उनकी माता जी का बयान सुन रहा था कि अगर दूसरा बेटा उनकी भी बहन के पहले उनकी माता जी का भी बयान आया, जी। इसमें उन्होंने कहा कि अगर मेरा दूसरा भी बेटा होता तो मैं इस देश के ऊपर कुर्बान कर देती। ऐसी हमारी सेना है। और आज आपने देखा होगा कि हमारे डिप्टी जो आर्मी के चीफ हैं, उन्होंने कहा है कि अब ये वक्त
शब्दों का नहीं, एक्शन का है और एप्रोप्रिएट एक्शन दिया जाएगा। और भारत सरकार, आपने जो ये बताया कि निश्चित रूप से हमारे जो आर्मी के जवान हैं उनकी शहादत हुई है, लेकिन जिस तरह से 3.5 वर्षों में लगातार, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक सीमा के पार जाकर हो या उनकी पोस्ट को उड़ाने का काम हो, सरकार ने किया है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और इसके ऊपर और बड़े हमले और बड़े प्रोएक्टिव काम इस देश की आर्मी को करना पड़ेगा और वो आर्मी हमारे करने में सक्षम है। और आने वाले समय में जिस तरह से हमारे डिप्टी एयर चीफ ने बताया, मैं इसको जो है ना, इससे मुतमईन नहीं हो रहा जी। उसके पीछे मेरे पास रीजन है। अगर मैं 2014 में चला जाता हूं तो एलओसी पर और इंटरनेशनल बॉर्डर पर मिलाकर के 583 बार सीजफायर की खिलाफवर्जी होती है, 15 में 405 बार, 16 में 449 बार, लेकिन 17 में अंदाजा लगाइए 883 बार सीजफायर की खिलाफवर्जी हुई है। जंग जैसे हालात है सर। अभी हम जनवरी में लगातार खबरें अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं कि वहां पर जंग जैसे हालात हैं। लोग ये कह रहे हैं कि हमें बंकर में नहीं रहना, हम अब वो रात भर जग करके गुजार रहे हैं। 6 दिन लगातार फायरिंग होती रही है। क्या कदम उठा लिए गए सर? मुंहतोड़ जवाब देंगे, सख्त कदम उठाएंगे, मुंहतोड़ जवाब देंगे सर। अब ये देश जो है ना, ये नहीं सुनना चाहता है, बल्कि एक्शन चाहता है। प्लीज डोंट स्पीक, जस्ट एक्ट, ये कहता है। खालिद जी, ये देखिए, जो आप बात कह रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे जो देश के 130 करोड़ लोग हैं अब इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं, पीसमील नहीं चाहते। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये ऑपरेशन ऑल आउट जो पिछले 3 वर्षों से लगातार चल रहा है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया गया है, सीमा के पार वार किया गया है, ये आखिरी दौर है जिसमें पाकिस्तान की ये बुखलाहट है। आप जिस तरह से पाकिस्तान अपने देश के अंदर टूट रहा है, ये उसकी बौखलाहट है कि इस तरह से वो कायराना हमला उसने किया है। और इसका बी-फिटिंग रिप्लाई हमारी देश की जो सेना है वो देगी और आने वाले समय में इसके नतीजे आपको जरूर नजर आएंगे। ये सिर्फ रिटोरिक नहीं है, ये खाली जी रिटोरिक नहीं है कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से पिछले 3 वर्षों में काम किया, आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि हमारे आर्मी के डिप्टी चीफ ने भी कहा है कि अब शब्दों की नहीं, हम एक्शन की बारी है और वो अभी आपको नजर आएगा। बिल्कुल सर, चलिए ठीक है। मैं यहां पर बैठ करके स्टूडियो में आपकी बात का कोई फैसला नहीं करना चाहता, नाजरीन के ऊपर छोड़ते हैं कि आपके इस भरोसे को किस तरह से देखते हैं। वो कोरी बात रखती हैं या फिर इस पर भरोसा करते हैं, वो नाजरीन, जनता जनार्दन है, वही फैसला करेगी। लेकिन अमीर हैदर जैदी साहब क्या कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से अशोक गोयल साहब कह रहे हैं और यकीन दिला रहे हैं। आपको कितना यकीन है एक हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते, ना कि सीपीआई के तर्जुमान होने के नाते? की कमी है। हमारी कश्मीर की नीति जो है बड़ी अति संवेदनशील है और उस पर हमें सोच समझ के बोलना चाहिए। हमारी प्रॉब्लम यहाँ ये हो रही है कि हर आदमी कश्मीर नीति पे बोलने चला आता है, जबकि कश्मीर का मुद्दा हमेशा सारे जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं सब उस पर एक ही मत है और उस पर सबका एक ही मत है कि कश्मीर हमारा अविभाज्य अंग है, कश्मीर हमारा हिस्सा है। लेकिन मसला जब ये बन जाता है जब हम 9,500 या 10,000 के आसपास पत्थरबाजों को हम छोड़ने का फैसला कर लेते हैं और जब हम वो पत्थरबाजी कर रहे थे हमारी सेना के ऊपर, तब हम सब उनके खिलाफ थे और उनसे सख्त उसकी मांग कर रहे थे। लेकिन अब ये खुद ही फैसला कर लेते हैं। महबूबा मुफ्ती पुलिस और फोर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, केंद्र सरकार की परामर्श के बावजूद होती है। तो हमारी समझ में नहीं आता कि केंद्र सरकार की नीति क्या है, नीयत क्या है। जब ये सत्ता में नहीं थे तब ये कह रहे थे हम तो पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे, एक के बदले में 10 सर लेके आएंगे। वो कहीं प्रैक्टिकली नजर नहीं आता है। हमें तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी नजर आती है। राजसत्ता कश्मीर के ऊपर ये काबिज रहें, महबूबा मुफ्ती को अपने गोद में खिलाते रहें, उससे सख्त हिदायत न करें और उसके वो जब फोर्स के ऊपर एफआईआर दर्ज करे, ये मौन सहमति उसे दे, ये बड़े शर्म की बात है। चलिए, देश इनसे सख्त कदम की उम्मीद रखता है। जवाब जो है, जो यकीन दहानी कराई गई अशोक जी की तरफ से, उसका जवाब ही आप दे रहे हैं। मैं इस पर रिएक्शन भी लूंगा, अशोक जी से लूंगा। मैं अशोक जी आता हूं आपके पास, लेकिन टिक्कू साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं। कर्नल टिक्कू, जरा आप ये बताइए कि सियासी बातें बहुत होती हैं, कहा जाता है हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, माकूल जवाब देंगे, हमारे देश के वीर जवान, मतलब
अगर हम कहें कि डायलॉग बाजी तो शायद ये बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी, अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन जमीनी सतह पर क्या हो रहा है और कितना आप नंबर देते हैं। चलिए मैं अभी जो कुछ फैक्ट्स गिना रहा था जो अभी हमारे सामने चल भी रहे हैं, उन फैक्ट्स में जो दम है क्या उसके हिसाब से हम जवाब दे रहे हैं? देखिए, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स और जमीन पर जो हालात है दोनों का तालमेल है ही नहीं। पाकिस्तान पिछले 30 साल से भारत के अगेंस्ट एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है कश्मीर के अंदर, और हानि सिर्फ हमको हो रही है, भारत को हो रही है, और कश्मीरी लोग इसमें पिसे जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान के ऊपर एक जो पॉलिसी रही है टू इन्फ्लिक्ट 1000 कट्स, टू मेक इंडिया ब्लीड विद 1000 कट्स, वो उस पॉलिसी पर पिछले 30 साल से डटे हुए हैं और उस पॉलिसी को आगे चला रहे हैं। हम रिएक्ट करते हैं। जो भी देश ऐसी पॉलिसी के अगेंस्ट रिएक्ट करेगा और प्रोएक्टिव स्टेप नहीं लेगा उसको हमेशा हानि होगी। सर देखिए, पाकिस्तान एक डिफेंस एक्सपर्ट होने के नाते क्या आपको ये उम्मीद नहीं थी जब 2014 में चुनावी तशहीर चल रही थी, चुनावी भाषणों में ये कहा जाता था कि एक के बदले जो है 10 सर लाएंगे, तो उस वक्त क्या आप जैसे तमाम जो डिफेंस एक्सपर्ट थे या फिर जो जमीनी सतह पर लड़ चुके हैं और लोहा ले चुके हैं, उन्हें क्या ये उम्मीद नहीं जगी थी कि हम प्रोएक्टिव कदम लेंगे? बिल्कुल, और ये इससे हुआ क्या? और इससे बड़ी डिसअपॉइंटिंग मायूसी की बात कोई है ही नहीं कि पिछले 3 साल में लाइन ऑफ कंट्रोल, अब तो 4 साल इनएक्टिव, अब तो 4 साल हो गए, लाइन ऑफ कंट्रोल पर युद्ध की स्थिति बनी हुई है। कश्मीर के अंदर आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, क्योंकि देखिए देश के अंदर एक कंसेंसस बना हुआ है, मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर आप पिछले 30 साल का लेखा जोखा देखेंगे तो 7 प्राइम मिनिस्टर रहे, 5 पार्टियों ने हुकूमत करी, लेकिन हम अपने जो हमारी रिएक्शन है या हमारी एक्शन है पाकिस्तान के अगेंस्ट, हम उसको एक लेवल पर रखना चाहते हैं, उसके आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी फौजें पूरी लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। जब आप एक डिफेंस बजट जो चाइना का 7.5% है जीडीपी का, पाकिस्तान का 5% और आपका 1.5% दशकों से चला जा रहा है आपके पास। देखिए, मैं सीधे से आपको जब थ्रेशोल्ड बढ़ाएंगे तो जंग हो सकती है, तो आपने अगले 2-3 कदम के बारे में सोचना कि क्या होगा। आपके पास 33 स्क्वाड्रन बचे हैं जबकि आपको 44 स्क्वाड्रन की जरूरत है। आपके पास टैंक्स है नहीं, आपने बड़े हाई टिकट बिग टिकट इंपोर्ट नहीं किया क्योंकि उसमें करप्शन था, फिर आपको मतलब हजारों चीजें हैं आपके यहां पर, बड़ी चीजें बनती नहीं, सबमरीन नहीं बनते, आपको सबमरीन बनाने में 30 साल लगते हैं, तो आप युद्ध के लिए तैयार नहीं है। मैं इस बात से पहले तो मैं इस बात को खुद भी नहीं मानने को तैयार था, लेकिन स्टडी करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध करने को तैयार नहीं है। इसलिए अगर भारत इस थ्रेशोल्ड को बढ़ाता है, फॉर एग्जाम्पल डीप सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, तो डीप सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए आपको एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप पैदल नहीं जा सकते 30-40 किलोमीटर। और अगर आपने खासकर पीओके के अंदर तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप तो हमेशा कह रहे हैं हमारा इलाका है, और वहां पर जितने भी कैंप है, इंटरमीडिएट कैंप जो मेन ट्रेनिंग सेंटर से लेकर एलओसी के बीच में जो होते हैं 30-40 किलोमीटर तक है, उनको आप हिट कर सकते हैं, लेकिन आप उनको एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैक्सिमम 40 किलोमीटर आप एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करना, आप एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करेंगे तो थ्रेशोल्ड बढ़ जाएगा। तो ये कैलिब्रेटेड अप्रोच अगर कंट्रोल से बाहर चली गई तो फिर युद्ध होगा, उसके लिए आप तैयार नहीं है, इसलिए आप रिएक्ट कर रहे हैं, आप प्रोएक्टिव कदम कोई उड़ा नहीं रहे हैं। तो मतलब हम ये देखिए, जैसा आप कह रहे हैं, बहुत ग्राउंड रियलिटी आप बता रहे हैं और बहुत ज्यादा संजीदा और हैरानकुन है। ठीक है सर, आपने कहा कि 30 साल से प्रॉक्सी वॉर चल रही है, 7 प्राइम मिनिस्टर बदले गए, लेकिन क्या इस हुकूमत से इन 30 सालों में सबसे ज्यादा उम्मीदें नहीं थी? बिल्कुल, और अगर थी तो कितनी उतर रही है, ये भी जरा बताएं। बिल्कुल उम्मीदें थी, लेकिन क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। आपने सर्जिकल स्ट्राइक करी, वो जहां तक मेरा ताल्लुक है एज ए मिलिट्री मैन, वो लोकल एक्शन है। सर्जिकल स्ट्राइक तब होती है जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे ली जाती है, उसकी ब्रांडिंग ज्यादा होगी सर। उसका हाँ, ब्रांडिंग ज्यादा होगी, लेकिन नतीजा तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। सीज फायर वायलेशन कंटिन्यूसली चल रहे हैं, हमारे जवान मर रहे हैं। और आप देख लीजिए, अभी मैं आपको एक और चीज भी बताऊंगा मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। पीर पंचाल के साउथ में, जनूब में ये सब हो रहा है, क्योंकि पीर पंचाल के नॉर्थ में बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी इलाका है, चोटियां, वहां पर नहीं कोई कार्रवाई हो रही है। जब समर आएगा, अप्रैल मई का टाइम आएगा, फिर आप देख लीजिए एलओसी कितनी एक्टिव हो जाएगी, फिर आप उस टाइम क्या करेंगे? ठीक, बहुत ग्राउंड रियलिटीज जो हैं वो समझ में आ रही हैं टिक्कू सर, लेकिन
बहुत ज्यादा ये समझने की जरूरत है कि हमारी गवर्नमेंट इसको लेकर के कितना ज्यादा संजीदा है। राकेश कपूर जी, देखिए बहुत सी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन देखिए जो गवर्नमेंट की तरफ से बातें कही जाती हैं, जो बातें कही गई इक्तिदार से पहले, इक्तिदार में आने के बाद भी जिस तरह की बातें की गई, या फिर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक तरीके से उसकी ब्रांडिंग भी नजर आई, जमीन पर क्या हालात, आपका तज्जिया क्या है? देखिए सऊद साहब, बड़ा जाहिर तौर पर साफ है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में आज भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, और इसके बावजूद अगर हमारी सरहदों पर ये लगातार जो है वो तनाज़ा बना रहता है दोनों मुल्कों की फौजों के बीच में, तो हमें ये सोचना होगा कि आखिरकार ये जो मसला लगातार बना हुआ है और जिस तरीके से रियोट्रिक दोनों तरफ से होता रहता है, और ख़ास तौर से हिंदुस्तान में जो एक ऐसा गुट है जो लगातार ये कोशिश करने की, लगातार इस कोशिश में रहता है कि भाई जंग ही जो है वो आखिरी हल है, तो मेरी ये इल्तिजा है कि जंग आखिरी हल नहीं है, जंग पाकिस्तान से आखिरी हल नहीं है। हम जब चाइना से बात करते हैं तो मीडिया वॉर की भी बात कर लेते हैं, स्ट्रेटेजिक वॉर की बात कर लेते हैं, डिप्लोमेटिक वॉर की बात करते हैं। ये सब बेकार की बातें हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। दुनिया में 2 जंग हो चुकी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, आखिरकार फैसला आखिर में कहां पर होता है? मेज पर होता है। हिंदुस्तान एक दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। सियासत का मतलब क्या होता है? सियासत का मतलब समझिए ना, सियासत का मतलब क्या? सियासत का मतलब ये होता है कि जो काम जंग में नहीं हो सकता वो आप मेज पर करें और अपना सरमाया, अपने मुल्क और अपनी फौज को मजबूत बनाने में लगे। उसके लिए स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है। जंग से बड़ा जंग का खौफ होता है सऊद मियां। पाकिस्तान, अरे भाई है क्या जो कस के बांधिए, है क्या जो कस के बांधिए मेरी बला डरे, क्या जानता नहीं हूं तुम्हारी कमर को मैं। किराए की जमीन पर तामीर किया हुआ नाजायज मुल्क पाकिस्तान और उसकी नामुराद फौज अगर हमारी फौजों को लगातार इस तरीके से हलाक करती है, हमारी गैरत को ललकारती है, तो हमारी जो सियासत है, हमारी सियासत फिर किस काम की? सर, लेकिन बड़ी बात आपने कही, लेकिन सवाल ये भी कि क्या हमारी गैरत जाग रही है? हम दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क किस बिना पर हैं, हमें ये पता। अरे भाई हम तो वो हैं, सुनिए हमारी पूरी बात सुनिए, आज देखिए हम तो वो हैं जो अभी कर्नल साहब बता रहे थे कि फौज के पास ये नहीं है, फौज के पास वो नहीं है। अरे फौज के पास क्या नहीं है? यही फौज है जिसने पाकिस्तान को बीच से चीर कर 2 हिस्सों में बांट दिया था 1971 में। बिल्कुल, हम भूल जाते हैं क्या? वो सियासत थी, वो सियासत थी कि अमेरिका पाकिस्तान की पीठ पर बैठा हुआ था, लेकिन वो हिंदुस्तान की सियासत थी। हम समझ नहीं पा रहे। वो सियासत थी कि अगर अमेरिकी जहाजी बेड़े से एक भी गोली चली तो तबाही मचा दी जाएगी। तो जंग से बड़ा है ये ऐलान कर दिया गया। ये अपने आप में, यानी कि हम स्ट्रेटेजिक लेकर स्ट्रेटेजिक वे में आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन इनामुन नबी साहब, जरा आप ये बताइए, खुश आप हो रहे हैं क्या? क्योंकि आपसे हम जब भी बात करते हैं तो आप तो पाकिस्तान की हिमायत खुलकर करते हैं, कश्मीरियों की भी हिमायत कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन हमारे कश्मीरी भी तो मारे जा रहे हैं, हमारे शहरी भी तो मारे जा रहे हैं। खुश हैं आप? नहीं, कैसे हम इन हालातों में खुश हो सकते हैं जहां हम आए दिन अपने बच्चों का जनाजा देखे, लाशें गिरते हुए देखे। आप ये कैसे कह सकते हैं? हम सिलेक्टिव नहीं है, हमें फील होता है, कोई भी मरे, मरता तो इंसान है, हमसे ज़्यादा पेन कौन फील कर सकता है। जहाँ तक लाइन ऑफ कंट्रोल की बात है, जो टेंशन एस्केलेट हो रहा है, मैं आपको बताऊं कि बेसिकली जब 2003 में लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर हुआ था तो दोनों मुल्कों ने एक विलिंगनेस दिखाई, विलिंगनेस के साथ साथ उन्होंने सीरियसनेस दिखाई। यही वजह है कि 2003 में जो लाइन ऑफ कंट्रोल जो थी वो बड़ी कॉम रही, बिकॉज दोनों तरफों से जो हुक्मरान थे उनमें विलिंगनेस भी थी और सीरियसनेस थी। लेकिन जो आज का प्रेजेंट पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है यहाँ से, वो नहीं चाहता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर काम रहे, क्योंकि हमने देखा जब वो यूपी में इलेक्शन लड़ रहे थे तो उन्होंने फौजों की लाशों की वहां पर होर्डिंग्स लगाए। मैं आपको बताऊं कि इन 4 वर्षों में जब से ये सरकार बरसरे इख्तिदार में आई है 72%। मुझे कंप्लीट करने दीजिए, आपने किसी को रोका नहीं, आपने किसी को रोका नहीं। नहीं, मैं निकलता हूं फिर। नहीं, अगर आप मुझे कंप्लीट नहीं करने, आपने तो किसी को रोका नहीं, आपने किसी को रोका नहीं, मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए। लेट मी कंप्लीट माय कमेंट फर्स्ट।
72% इंक्रीज हुआ है फौज के किलिंग्स में, 37% इंक्रीज हुआ है सिविलियन किलिंग्स में। ये गवर्नमेंट बताए कि अगर मिलिट्री ही ऑप्शन इसका ऑप्शन होता तो पिछले 30 वर्षों से कोई हल निकल आता। पिछले 30 वर्षों से तो यहाँ पर ऑपरेशन ही ऑपरेशन हो रहे। बेहतर ये है जो आज जम्मू कश्मीर असेंबली में भी एक रेजोल्यूशन पास हुआ है, बेहतर ये है कि आप दोनों इंडिया और पाकिस्तान एक सस्टेनेबल और रिजल्ट ओरिएंटेड डायलॉग करे और रियल इशू को एड्रेस करे। रियल इशू आपके पास है मसले कश्मीर का हल, डायलॉग चाहे कि राकेश कपूर जी भी कह रहे हैं कि टेबल टॉक बहुत जरूरी है और आप भी ये कह रहे हैं, लेकिन क्या हम इस सिमत पर जा रहे हैं, स्ट्रेटेजिक वे में, डिप्लोमेटिक वे में इसका हल ढूंढ रहे हैं? हम इस पर भी जरा तफसील से बात करेंगे। और अशोक जी, आपका कौतूहल भी मैं समझ रहा हूं, हालांकि यहां पर सियासी बात से ज्यादा हमने जमीनी बात करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी मैं आपसे जवाब लूंगा। वक्त फिलहाल एक छोटे से वक्फे का और चला है, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं और बातचीत को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। तो बात पाकिस्तान की कर रहे हैं और सवाल ये कि क्या वाकई पाकिस्तान अब सिर्फ जंग से मानेगा, लेकिन कई तरह के जो जमीनी जो हालात हैं उनको भी, जमीनी पहलुओं को भी समझने की बहुत ज्यादा आज के वक्त में जरूरत है कि आखिर क्यों पाकिस्तान एक नासूर की तरह हमारे लिए बना हुआ है। जरा ये गौर कीजिए, जरा ये जहन में लाइए कि अगर पाकिस्तान का वजूद नहीं होता तो हिंदुस्तान की शक्ल सूरत, उसकी तरक्की आज क्या हो रही होती। सवाल अपने से कीजिएगा, जवाब अपने से तलाशिएगा। यहां हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अशोक गोयल साहब, तमाम तरह की बातें हुई, देखिए सियासी बातें बहुत ज्यादा नहीं है यहां पर। मैंने जैदी साहब से भी सवाल पूछा तो उन्होंने, उनसे भी जवाब मैंने एक हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते किया है। डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ, वो कोई सियासी बात नहीं कर रहे हैं, फिर भी पॉलिटिकल एक तरीके से उनको फेल्योरिटी नजर आती है, कुव्वत इरादी, इच्छा शक्ति नजर नहीं आती है। और अफसोस भी है कि इस गवर्नमेंट पर सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, वो भी नहीं उतर रही हैं जमीन पर। देखिए खालिद साहब, आपने कहा कि जैदी साहब से आपने एक पॉलिटिकल पर्सन होने के नाते नहीं पूछा था, लेकिन उनका जो रिस्पांस था वो प्योर पॉलिटिकल था। उन्होंने बिल्कुल भी इस इशू पर एक राजनीति की तहत बात की। आप सबको जानकारी है पिछले 70 वर्षों में से 55 वर्ष तक एक पार्टी का शासन रहा और जो हमारे जैदी साहब हैं कभी उनकी गोद में बैठ जाते हैं, कभी उनके बाहर खड़े हो जाते हैं, कभी उनकी बात का समर्थन करते हैं, कभी उनके अगेंस्ट खड़े होते हैं। तो इसलिए इस इशू को बिल्कुल पॉलिटिकल तरीके से हमें डील नहीं करना चाहिए। जहां तक रही, जनरल टिक्कू साहब ने कहा कि इस सरकार ने कुछ नहीं किया, इस सरकार ने कोई बजट नहीं दिया, कोई आर्म्स नहीं है, कोई एम्यूनेशन नहीं है, ये बिल्कुल तथ्यों से दूर की बात है। हमारी जो सेना है वो बहुत ही पराक्रमी सेना है, उसने करके दिखाया है। और पिछले, अभी आपने बजट देखा 2018 का, भी 2,95,000 करोड़ रुपया डिफेंस के लिए सरकार ने रखा। आप एक बार खाली आप सुनिए सर, मैं भी उसी का जवाब ले रहा हूं सर। परसेंट में आप मत जाइए, आप परसेंट में पाकिस्तान के बजट से हमारा 4 गुना ज्यादा है। और रुपए में आप नहीं, आप सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए। पिछली सरकारों में वहां पर पिछले 3 साल के अंदर बंकर बनाए गए, वहां पर जो बुलेट्स नहीं थे, वहां पर जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं थे, पूरी तरह से हमारी सेना तैयार है। और जो कैपिटल पनिशमेंट जो हमारे जवानों की शहादत हुई है, आपने कहा जिस तरह से वहां पर आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया, 55 वहां पर पाकिस्तान ने जा चुके हैं, 550 सर अब तक। मैं यही कह रहा हूं आपको, आप वहां पर जो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड जो आतंकवादी हैं 300 से ज्यादा मारे गए हैं, पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, उनकी पुलिस पोस्ट उड़ा दी गई है, अंदर जाकर स्ट्राइक की है। और जिस तरह से अभी हमारे डिप्टी चीफ आर्मी ने कहा है, आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि पाकिस्तान को जो कीमत है वो बहुत हैवी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। ये सिर्फ रिटोरिक नहीं है, ये सिर्फ रिटोरिक नहीं है, इस देश के 130 लोगों की आवाज है और ये देश की सरकार और भारत की सेना ये करके दिखाएगी। ठीक है, 130 करोड़ लोगों की फौज की किलिंग्स में जो इतना इंक्रीज हुआ है, तो उसको रोकने के लिए आपके पास क्या प्लान है? हाँ, शहीदों की आप तो गिनते हैं 2 सेंचुरी 2.5 सेंचुरी, लेकिन जो आप में इंक्रीज हुआ उसको रोकने के लिए आपने अभी तक क्या किया? नामो निशा होगा, यही बाकी निशा होगा, बाकी निशा होगा जो भी है। पाकिस्तान जैसे पिद्दी मुल्क से जब हम फौजी प्रतियोगिता करते हैं
तो समझ में आना चाहिए। हमारी एक मिनट, हम आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, हमारी आप लगातार चाहिए पार्टी के साथ रहे जिन्होंने 55 साल अब राजनीति मत करिए, आप इस वक्त देश के साथ खड़े होइए, समर्थन करिए कि ऐसी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज आप यहाँ पर बैठकर यहाँ पर पाकिस्तान से लेक्चर मत दीजिए। आप जब 55 साल तक क्या किया आपने? आप जब वहाँ पर कांग्रेस के साथ खड़े थे, यूपीए के शासन में साथ खड़े थे, तो क्या आज आप बोलना ही नहीं चाहते, ये होना चाहिए। आप कश्मीर पे तू मैं करना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं, आपको नहीं कह रहा, आप करना चाहते हैं, आपने पहले भी ऐसे ही किया, आप ये सब करना चाहते हैं। आम कश्मीरियों का विश्वास खत्म कर दिया, ये हमारी कमी है। हमें आम कश्मीरियों का देश के प्रति विश्वास बहाल करना होगा, और जिस दिन कश्मीरियों का हमने विश्वास जीता, कश्मीर का पाकिस्तान हमारे सामने चुटकियों में हो जाएगा। आप बताइए, कभी आप कहते हैं स्टोन सेंटर्स को छोड़िए, दुनिया में आप कहते हैं कि विश्वास लीजिए। आप अपनी बातों में जैदी साहब आपके कॉन्ट्राडिक्शन है। एक बार आप कहते हैं कि कश्मीरियों का विश्वास जीतिए, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि सरकार की मदद छोड़ते हैं, आर्मी के खिलाफ अखबार होती है। आप पहले ये तय तो कीजिए, आप पहले ये तय कीजिए कि आप अपनी बातों में कॉन्ट्राडिक्शन है, उसको ठीक करिए। गलत मशवरा दिया जाता है। आप इजराइल के मशवरे पे चलने वाले लोग हो, इसीलिए आपसे कहते हैं कि दुनिया में 2 नाजायज मुल्क है। सुन लीजिए, एक पाकिस्तान और एक इजराइल, एक की गोद में आप बैठे, एक आपको परेशान कर रहा है, तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि हमारे दोनों हित में नहीं है। हमें अपनी पॉलिसी सोच समझ के बनानी पड़ेगी, और आम कश्मीरियों का विश्वास हमें देश के प्रति बहाल करना। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि हमें क्या सोच समझ के बनानी पड़ेगी। सर, मुझे एक ब्रेक पर जाना है, मैं राकेश जी आपके पास भी आऊंगा। राकेश सर, आप उस पर रिएक्ट करना चाह रहे थे, और टिक्कू साहब मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन मुझे एक ब्रेक पर जाना है। लेकिन सवाल दरअसल ये उठता है कि आखिर हमें किस तरह की पॉलिसी बनानी पड़ेगी। आज भी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा तक हम नहीं छीन पाते हैं पाकिस्तान से, तो फिर हम किस डिप्लोमेटिक स्टेप की बात करते हैं? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। बहुत तरह की बातें होती हैं और हम बार बार स्टेप उठाने की बात करते हैं, डिप्लोमेटिक स्टेप की बात करते हैं, क्योंकि आज जो है ना, आज की अगर दुनिया की हम बात करें तो जो जंग है उसकी जो शक्ल है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। आज की दुनिया में हम टैंक लेकर के मिसाइल दाग दिया, या फिर हम हवाई जहाज या फिर अपने लड़ाकू जहाज दुश्मन की सरहद के अंदर लेके चले गए, यही काफी नहीं है। हम डिप्लोमेटिक स्टेप क्या उठाते हैं, हमारी मीडिया वॉर क्या है, स्ट्रेटेजिक वॉर क्या है, तमाम तरह की लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। इकोनॉमिकल वॉर क्या है, क्या हम उस तरफ कदम उठा रहे हैं? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर हम जरा बातचीत करेंगे। टिक्कू साहब, देखिए, हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि जो हमारे नाजरीन हैं, ब्रेक के दौरान भी बहुत गर्मा गर्म यहां पर बहस चली है, और जो बात अमीर हैदर जैदी साहब कह रहे थे उसका जवाब दे रहे थे कि टिक्कू साहब अपनी तरफ से वो बातें रख रहे थे। मैं चाह रहा हूं कि कम से कम वो पार्ट आप तक भी पहुंचे जो ब्रेक के अंदर और ब्रेक के दौरान हुआ है। टिक्कू साहब, नहीं, मैं देखिए, पॉइंट ये है, वो पुराने जमाने का जो आइडियलिज्म होता था, आजकल की दुनिया इतनी बदल गई है, इतने ज्यादा थ्रेट्स हैं कि आपको अपने जो हित हैं, आपके फॉरेन अफेयर्स के जो हित हैं, जो देश के हित हैं, उनको आपको प्रोटेक्ट करके चलना पड़ेगा। मैं तो इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है, इनका सबसे बड़ा एक केआरए था, मतलब उनका यूएसपी था, मैं मानूंगा कि वो बहुत बड़े देशभक्त हैं, और देश के बरखिलाफ जो भी हमारी चाइना है या पाकिस्तान है या कोल्यूसिव थ्रेट है, उसमें वो सख्ती से काम करेंगे। लेकिन मुझे लगता है ऐसा हुआ नहीं। कुछ कदम तो इन्होंने जरूर उठाए हैं, लेकिन क्या उन कदमों से हमारे देश की सुरक्षा में कोई बदलाव आया है? मैं तो कह रहा हूं कि बदलाव नहीं आया, बल्कि और भी मामला बिगड़ गया है। क्योंकि देखिए, कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद है वो तो थमा नहीं है, उसमें तो और ज्यादती हो गई है। गवर्नमेंट सर ये गिनाती है कि हम ऑपरेशन क्लीन आउट जो है ऑल आउट चला रहे हैं, और 2017 में 210 दहशतगर्दों को मारा गया है। लेकिन सवाल दरअसल यहां पर यह उठ जाता है कि हम दहशतगर्दों को तो मार रहे हैं, हम अपने अंदर उसमें से बहुत ज्यादा आम कश्मीरी भी है, मतलब वो कश्मीरी जो गुमराह हो गए, वो लड़के भी हैं। मैं इसका जवाब आपको दे देता हूं। पाकिस्तान को कितना नुकसान? देखिए, नॉट ओनली दिस,
देखिए, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक प्रॉक्सी वॉर ठीक है डाला हुआ है और हमारे ऊपर एक थोपा हुआ है जो हम लड़ रहे हैं। और पाकिस्तान की टैक्टिक्स देखिए आप, पाकिस्तान अपनी टैक्टिक्स को बार बार बदली करता जा रहा है। जैसे अगर आप 10 साल पहले हम जो है जैसे कि घोड़े की आंखों के दोनों तरफ पट्टी लगा दी जाती है, हम एक सीध में चल रहे हैं। आप देखिए ना, मैं आपको मैं एक पॉइंट सिर्फ बताना चाहता हूं। 10 साल पहले आप नहीं देखते थे कि पत्थरबाज एक एनकाउंटर के दौरान आर्मी के ऊपर पत्थर फेंकेंगे, लेकिन ये स्ट्रेटजी है ये, बिल्कुल। और हम उसे नहीं समझ पा रहे हैं। हम जब वो स्टोन प्लेटर्स की बात आती है, हम कश्मीरी समझ करके वो भी इस प्रॉक्सी वॉर का एक हिस्सा है, वो प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा है पाकिस्तान की, और हमारे पास कोई जवाब नहीं है। राकेश के दिलों से डर खत्म हो गए जनाब, वो तंग आ चुके हैं, कश्मीरी लोग तंग आ चुके हैं आए दिन इन चीजों से। मैं आ रहा हूं इनामुल नबी साहब, आपके पास आ रहा हूं। देखिए, एक सबसे पहले 2 सवाल बड़े इम्पोर्टेंट यहाँ पर उठे। एक जैदी साहब ने एक पहले बात रखी थी कि हम कश्मीरियों को हिंदुस्तानी बनाने से दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। दूसरी जो टिक्कू साहब ने एक जो बात रखी है वो ये रखी है कि, माफी के साथ कह रहा हूं कि वक्त थोड़ा कम है, इसलिए मैं देखिए मैं 3 पॉइंट्स रखता हूँ। 1947 में जब पाकिस्तान तामीर में आ रहा था तो 2 आदमी थे, दो शख्सियतें थीं जिन्होंने पाकिस्तान का जो कहते हैं ना कश्मीरियों के लिए कि पाकिस्तान के हमदर्द हैं वहां पर लोग, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरी कश्मीर की रियाया ने पाकिस्तान के तामीर होने का विरोध किया था। बिल्कुल। उन्होंने वहां पर जो उस समय जो पॉलिटिकल तंजीमें थी वो पाकिस्तान के तामीर में आने के पुरखिलाफ थी, और ये रिकॉर्ड है, ये जम्मू कश्मीर का रिकॉर्ड है। बिल्कुल सर। और इसलिए जब पूरे हिंदुस्तान में पाकिस्तान के बिना पर जो दंगे हुए थे, फिरका परस्ती के दंगे हुए थे, कश्मीर में एक आदमी नहीं मरा था। और महात्मा गांधी ने कहा था कि एक जगह से उम्मीद की किरण उभरी है, अब वो है जम्मू कश्मीर। ये इतिहास है हिंदुस्तान लेकिन का। आज दूसरी बात हमें ये देखना होगा कि क्या वजह है कि वो कश्मीरी आज हमारी फौज के खिलाफ पत्थर फेंक रहे हैं और अलग अलग की बात कर रहे हैं। इस तरफ हमें बहुत ही देखिए, अब वो तो ऑपरेशन ऑल आउट वगैरह सब ठीक है, लेकिन हमें ये बात सोचनी होगी कि फौज रहे, पुलिस रहे, फौज को हम पुलिस की ठीक है इनामुल नबी साहब किरदार में नहीं रख सकते। इनामुल नबी साहब, आप अपनी बात रखना चाह रहे थे, मैं चाह रहा हूं कि आप अपनी बात रखिए। मेरा कोई सवाल नहीं, बल्कि यहां पर जो बातें उठी उसी पर जवाब आपका। जी मैं बता रहा हूं। मैं थोड़ा शॉर्ट रखिएगा। बता रहा हूं कि आप वाकई तौर अगर कश्मीरियों के दिल जीतना चाहते हैं तो आपको हमारे साथ इंसाफ करना होगा। जब परसों आर्मी की तरफ से 3 जवानों की किलिंग हुई तो आपने किलिंग्स पर शोर नहीं उठाया बल्कि एफआईआर पर शोर उठाया। वहीं हमें पता चलता है कि आप कितना हमें अपना समझते हो और कितना पराया हमें मानते हैं। अब आप कश्मीर की इंटरनल सिचुएशन देखेंगे या बाहर की सिचुएशन देखेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल की सिचुएशन देखेंगे, दोनों में एक चीज कॉमन है कि प्रॉब्लम कॉमन है। चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल पर टेंशन एस्केलेट हो रहा हो या जम्मू कश्मीर के अंदरूनी हालात में टेंशन बढ़ रहा हो, दोनों यही है कि जो 70 वर्ष से मसला पेंडिंग है उसको हल की तरफ ले जाइए आप, उस पर आप बात कर लीजिए। अंदरूनी भी हालात ठीक हो जाएगी और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी हालात ठीक हो जाएगी। नबी साहब, ये आपका कंपैरिजन ठीक नहीं है कि एलओसी में जो हालत है वही जम्मू कश्मीर के भीतर हालत है। हर कश्मीरी पक्का हिंदुस्तानी है। ठीक है, बेशक अपना नजरिया जो है अपने तस्वीर में ना डालें, ये ज्यादा बेहतर। पक्का हिंदुस्तानी है। चलाते नहीं, फिर आप बैलेट्स चलाते नहीं, फिर 1 लाख लोग आप मारते नहीं, फिर फेक एनकाउंटर्स होते नहीं, फिर कोरोना वाक़ा होता नहीं, फिर पथरीबल होता नहीं, फिर बिजबिहारा में सेकर भी नहीं होता, सोपोर में सेकर भी नहीं होता, गौकदल में सेकर भी नहीं होता, फिर आज भी एक जवान पर गोली नहीं चलती, फिर शोपियां में 5 लोग नहीं मरते। उन्हें विश्वास में लिया था, तब हम पंजाब के आतंकवाद से लड़े थे। आज एक मिनट बाद मुकम्मल करने दिए। आज कश्मीरियों का विश्वास जीतने की आवश्यकता है। जब टिक्कू साहब जैसे यहाँ बैठ के कहते हैं कि पूरे कश्मीरी आतंकवादी हैं, तो फिर ये समझ में आ जाता है कि हमारी पॉलिसी, हमारी पॉलिसी। मैंने ये नहीं बोला है, मैंने ये नहीं बोला है जैदी साहब, मैंने ये नहीं बोला, आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, मैंने नहीं ये बोला है। आप मेरे मुंह में बात मत डालिए।
से बात कर सकते हैं, अगर आप नागालैंड में मिलिटेंटों से बात कर सकते हैं, अगर आप पंजाब में अधिकारी से बात कर सकते हैं, कश्मीर में भी आप मिलिटेंटों से बात कर लीजिए मसले के पंजाब के शोषण में सुन लीजिए 1800 कामरेड शहीद आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। पॉलिटिकल आर्गुमेंट जीतने के लिए आप झूठ बोल पंजाब रहे के हैं। आतंकवाद को समेटने में हमने योगदान दिया था, और जिस दिन हम आप भी कह रहे हैं कि कश्मीर की जनता का समर्थन हमें चाहिए और उन्हें विश्वास में हमें लेना पड़ेगा। और पाकिस्तान में एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए कश्मीर के मसले को हमें सुलझाना चाहिए और समझना चाहिए कि इसमें जो इंटरनेशनल फोर्सेज हैं उनका रोल क्या है कि मजाज का एक शेर है कि बख्शिए हमको इश्क नहीं, खालिद साहब हमें बख्शिए हमको इश्क नहीं, वो जरूरत है मजाज करनी चाहिए, ठीक है, अपनी सेना पर विश्वास करना चाहिए और सेना इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। और पाकिस्तान को पिछले 3 वर्षों में जो कैपिटल पनिशमेंट दिए सेना ने और आगे आने वाले समय में और कैपिटल पनिशमेंट बढ़ेगी। हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बहुत सेंसिटिव इशू है और उसी सेंसिटिव इशू को उसी हिसाब से ही हैंडल करना चाहिए। कम से कम बयानबाजी से इतर चल के जो मसला है उसके हल में जाना चाहिए, उसके बुनियाद में जाना चाहिए। आज का मुद्दा में बस इतना है।